नीतीश बाबू ने जो पूरा शिक्षक का प्लानिंग जो किया वो केवल किया कि पैसा कम देना पड़े और हमको पर्सनल जो है एकदम ओरिजिनल की तरह मिल जाए, जो शिक्षक जो है ओरिजिनल शिक्षक की तरह मिल जाए, उनसे हम एक्स्ट्रा काम भी करवा ले लेकिन पैसा उतना ही दें। शैक्षणिक कार्य छुड़वाकर एमडीएम फिर से जो जनगणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, ये सब चीज़ में लगाया जा रहा है। मीन्स हमें एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। और अब जो है जब 7वें चरण का इंतजार हो रहा था तो एक नया कर दिया गया कि अब आयोग से परीक्षा होगा। कहने का मतलब है 4 सालों से जो इंतजार कर रहे थे, इनका नियत रहता है कि हमको नौकरी देना है तो उनको आप नियोजित कर लेते, आगे के लिए फिर करते, या फिर और अच्छे शिक्षकों को और शिक्षकों के लिए भलाई के लिए आपको सोचना है तो सारे को आप नियमित कर देते। तो पूरे तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है ना वो बड़ा ही बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और जब तक शिक्षकों का आप चुनाव सही से नहीं करेंगे, 75-80 हज़ार आपके पास फर्जी शिक्षक बहाल है जिसका डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास ही नहीं है, वो क्या पढ़ाते होंगे। कितना वीडियो आता है जिसमें ये शिक्षक लोग नहीं कुछ लिख पाता है, जनवरी फरवरी प्रिंसिपल का नाम ये सब कुछ नहीं पता, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है नहीं पता है, वो क्या पढ़ाते होंगे। वही लोग निकले हैं जो कि भाई भतीजावाद पैसे देकर मुखिया के द्वारा बहाल किए गए हैं। तो उसका कौन भुगत रहा है? ये तो 3-4 पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। ये एक सरकारी शिक्षक के बदले में 2 से 3 के बराबर शिक्षक उन्होंने बना दिया नियोजन के आधार पर। परीक्षा भी नहीं कराएं वो, उससे व्यवस्था जो है कि पटरी पर आ गया, शिक्षक आपको मिल गए। सारे विभाग में आप डीआरडीए देखे, क्या क्या देखे, सब कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्थाएं शुरू की हैं। ये आज आप स्कूल को देख लें तो वही खिचड़ी के लिए, साइकिल के लिए, पोशाक के लिए, इसी पर ज़्यादा जोर रहता है। आज पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है 2-3 रहा है। मिड डे मील रहा है, फिर से आपको बता दें नियोजन व्यवस्था रहा है। जब शिक्षक ही असंतुष्ट रहेगा, उसका ही पेट नहीं भरेगा तो फिर कैसे वो अपने काम में मन लगा सकता है। पता है सैलरी तक आप नहीं दिए, कहें कि आप ईद में जो है वो से पहले सैलरी मिल जाएगा। अब इसमें यह भी बात चला कि जो ईद मुसलमानों का है तो उनको दिया जाएगा। ये कोई बात थोड़ी ही हुआ, सारे तो सरकारी कर्मचारी ही हैं आपके, नियोजित हो या कोई भी हो। कार्य कर रहा है ना, हमेशा ये शिक्षकों को लेकर व्यवहार जो है कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। और यही कारण है कि आरसीपी सिंह ने दिन एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था कि हम लोग और हमारे जैसे हजारों साथी इसी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ के आईएएस बन गए। इसका नियत जो है ना वो शिक्षकों के लिए कभी अच्छा रहा ही नहीं। सबसे पहले तो ये आए तो नियोजन व्यवस्था को लाएं जो कि सरासर सबसे घटिया व्यवस्था था। यूपीएससी का जितना रिजल्ट इस पिछली बार आया, लगभग 50-60 के आसपास लड़के बिहार से निकले और मैंने लगभग 40 लड़कों का 40-50 के आसपास मैंने सबका बैकग्राउंड देखा। सारे ने 7वां 8वां तक या मैट्रिक तक मैक्सिमम यहाँ से पढ़ाई किया था। मात्र एक ही उसमें कैंडिडेट लड़की थी जिसने वीमेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। बाकी सारे बिहार से बाहर से अपना इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन तो सब के सब किए हुए थे। समझिए क्या स्थिति है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप पर मैं हूँ आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार सरकार के वित्त विभाग ने यह निर्देश जारी किया था कि शिक्षकों को अप्रैल महीने का जो वेतन है वह समय से पहले मिल जाएगा, पर अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। शिक्षक कर्मी जो हैं, यहाँ पे जो सरकारी कर्मी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो अभी तक अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। क्या लगता है कि शिक्षकों के साथ फिर से एक धोखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो हमको फ़ोन किए, बात हुआ उनसे। उनका कहना था कि हम लोग को ये कहा गया था, सरकार हम लोग भी पेपर में पढ़ा था कि 2 महीने का सैलरी और अप्रैल का सैलरी उन्हें समय से पहले ईद से पहले मिल जाएगा। ईद के मौका को लेकर उससे पहले मिल जाएगा। और देखिए कि कल शाम तक वो लोग इंतज़ार करते रह गए, सैलरी नहीं आया। और समझिए कि जो सैलरी देना है, और ये भी देख लीजिए अप्रैल का नहीं, मार्च का भी सैलरी उनको नहीं मिला है। मार्च का भी सैलरी नहीं मिला। और हमेशा हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि इतना 1000 करोड़ रुपया जो इनके सैलरी के लिए और इतने दिनों के सैलरी के लिए आवंटित कर दिया गया है। उसी पर हमसे कितने शिक्षकों ने पूछा कि अरे हम लोग को ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, 2.5 लाख जो नियमित बहाल करेंगे उनको आकर्षक वेतन कहाँ से ये दे पाएंगे, कैसा आकर्षण वेतन होगा।
उनका कहना था, नाराजगी था कि सरकार जो है हम शिक्षकों के साथ केवल वादा खिलाफी करती है। पहले तो नियोजन प्रक्रिया में कितना वादा खिलाफी किया गया, चलिए किसी तरह बहाल हो गए। बहाल होने के बाद जो है वेतनमान को लेकर तरह तरह की, जब आंदोलन चला तो तरह तरह की बातें की गई कि ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, वेतन कमेटी का गठन किया जाएगा। कुछ भी उसमें सकारात्मक नहीं हो पाया। कहने जितना आशा किए थे उसका कुछ बहुत कम मिल पाया उनको। अब है कि हमें अधड़ में फंसा रही है। अधड़ में कहने का मतलब है कि जो नियोजित हैं उनको तो साफ साफ नीतीश कुमार कह दिए कि उनको सरकारी सेवक का दर्जा नहीं मिलेगा, वो नियोजित ही रहेंगे, पैसा उनका जाते रहेगा, भले पैसा बढ़ जाए। तो इनका कहना है कि हमारे साथ इतना ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। किसी भी राज्य या किसी भी देश का शिक्षा बहुत बड़ा आज के समय में आधार होता है, और शिक्षक जो है वो शिक्षा देने वाले सबसे प्रमुख जो वो व्यक्ति होते हैं। और हमारे साथ ही ऐसा इतना अन्याय, इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आप देखिए तो बिहार में जो शिक्षा और शिक्षा की क्वालिटी और शिक्षकों की स्थिति जो है वो सबसे बदहाल है। बदहाल तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें ये बहुत बदहाल है। स्कूल तो सभी जगह खुले, बिल्डिंग बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसके भीतर पढ़ाई क्या होगा, पढ़ाने वाला का कितना संतुष्ट किया जाएगा, वो कितना खुश है अपने प्रोफेशन से, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जब सैलरी देने में इतना वादा खिलाफी किया जा रहा है तो आगे बहाली पर कैसे होगा। और बहाली को लेकर भी प्रश्न है उनका कि आकर्षक वेतनमान की बात किया जा रहा है, लेकिन कितना रहेगा अभी तक बताया नहीं गया है, कौन सा ग्रेड पे रहेगा ये सब बताया नहीं गया है। और सभी लोग जो हैं ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि हमें तो विश्वास नहीं है कि ये इतना बहाली भी करने जा रहे हैं। ये आयोग और इस सब पर होगा कि ये विज्ञापन जारी करवा देंगे और मामला जो है वो लंबे बस्ते में ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद चुनाव आ जाएगा, चुनाव के कारण सारा व्यवस्था रुक जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमसे बात कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि इनका नियत जो है ना वो शिक्षकों के लिए कभी अच्छा रहा ही नहीं। सबसे पहले तो ये आए तो नियोजन व्यवस्था को लाएं, जो कि सरासर सबसे घटिया व्यवस्था था शिक्षक नियोजन। बताइए कि शिक्षकों ने हमको इंटरव्यू में बताया है कि बताइए कि हमारा नियुक्ति और छुट्टी वैसा आदमी अप्रूव करता है जो अंगूठा लगाता है, जो मुखिया है, जो कि अनपढ़ हैं। ऐसा स्थिति में ला दिया गया शिक्षक को। और शैक्षणिक कार्य छुड़वाकर एमडीएम, फिर से जो जनगणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, ये सब चीज़ में लगाया जा रहा है। मीन्स हमें एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। और अब जो है जब 7वें चरण का इंतजार हो रहा था तो एक नया कर दिया गया कि अब आयोग से परीक्षा होगा। कहने का मतलब है 4 सालों से जो इंतजार कर रहे थे, इनका नियत रहता है कि हमको नौकरी देना है तो उनको आप नियोजित कर लेते, आगे के लिए फिर करते, या फिर और अच्छे शिक्षकों को और शिक्षकों के लिए भलाई के लिए आपको सोचना है तो सारे को आप नियमित कर देते। तो जो विश्वास जो है ना, विश्वास सरकार पर एकदम उनके रवैयों से, शिक्षा विभाग पर शिक्षकों का ही विश्वास नहीं है, एकदम पूरी तरह से विश्वास उठा हुआ है। और वो लगातार जिस मंच से जहां भी है वो इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि वो जो है लगातार हमारे खिलाफ सब कुछ करते जा रहे हैं। बताइए सैलरी तक आप नहीं दिए, कहें कि आप ईद में जो है वो से पहले सैलरी मिल जाएगा। अब इसमें यह भी बात चला कि जो ईद मुसलमानों का है तो उनको दिया जाएगा। ये कोई बात थोड़ा ही हुआ, सारे तो सरकारी कर्मचारी ही हैं आपके, नियोजित हो या कोई भी हो, दिया जाए तो सबको दिया जाए, उसमें भेदभाव कैसे किया जा सकता है। तो खैर इसका तो बात नहीं है कि इनको ही दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको सैलरी नहीं मिला है। और यही जो है इनकी नाराजगी का एक और कारण बन रहा है कि सरकार अभी हमको सैलरी देने में इतना आनाकानी कर रही है। 2.5 लाख लोगों को कहाँ से सैलरी देगी। एक और सरकार आकर्षक वेतन की बात करती है और एक और जो है शिक्षकों का सैलरी रुका हुआ है, 2 महीने का सैलरी रुका हुआ है। शिक्षकों को जातीय जनगणना में लगा दिया गया है, जाति गिन रहे हैं सरकार, तो मतलब शिक्षक। तो क्या लगता है कि सरकार जो है शिक्षकों के साथ जो भेदभाव कर रही है, या फिर उनके साथ जितना काम होना चाहिए, कभी शराब खोजने में सरकार लगा देती है शिक्षकों को, कभी जाति गिनने में लगा देती है, कभी जनगणना में लगा देती है, तो इस सबको किस प्रकार देखते हैं कि शिक्षकों के साथ जो ऐसा व्यवहार।
देखिए, लंबे समय से ये 2020 में जब शिक्षकों ने जब आंदोलन किया था वेतनमान को लेकर, तो उस समय ही उन्होंने कहा था कि 28 तरह के काम होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी को करना होता है, उससे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, सरकार उससे ज़्यादा काम में हमको लगाती है। और जब कोर्ट में मामला वेतनमान के लिए पहुंचता है तो वहाँ पर हाथ खड़े कर देती है कि तो नियोजित हैं, ये तो सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं। तो देखिए नीतीश कुमार का जो अदूरदर्शी फैसला था, जब इन्होंने नियोजन प्रणाली को जब यहाँ पर लाया तो उस समय बिहार में शिक्षकों की ज़रूरत थी। नया नया नीतीश सरकार आया था, उनको दिखाना था कि हम यहाँ पर सारे व्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। पैसे कम थे तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एक सरकारी शिक्षक के बदले में 2 से 3 के बराबर शिक्षक उन्होंने बना दिया नियोजन के आधार पर। परीक्षा भी नहीं कराएं वो, उससे व्यवस्था जो है कि पटरी पर आ गया, शिक्षक आपको मिल गए। सारे विभाग में आप DRDA देखे, क्या क्या देखे, सब कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्थाएं शुरू की हैं। ये तत्काल तो ये बड़ा फायदा दिया, ये आपका सारा काम पटरी पर आ गया, आपको काम करने वाले लोग मिल गए। लेकिन ये उस समय ही ये हो गया था कि ये आगे सरकार के लिए बहुत बड़ा झमेला बनने वाला है। अभी कोई बेरोजगार है, नौकरी नहीं आ रही है, और वहाँ पर आपने किसी को सरकारी नौकरी नियोजित वाला नौकरी मानता था लोग, 6,000 महीना आपने देना शुरू कर दिया। लेकिन 6,000 8,000 में उसका क्या काम चलेगा? जब वो उसी पर आश्रित हो जाएगा तो फिर जब काम नहीं चलेगा तो आप विरोध करेगा ही। अब विरोध समय समय पर हुआ ही है, विरोध हमेशा विरोध हुआ है इसका। अभी भी देख लीजिए आप, फिजिकल टीचर के लिए 8,000 रुपये का व्यवस्था किया गया है, सैलरी मिलेगा उनको। 8,000 में किसका चलता है भाई? ये तो अन्याय है कि उसी स्कूल में एक जो क्लर्क है, कर्मचारी है, उसको 35,000 40,000 का महीना है, और जो शिक्षक हैं उनको 8,000 का दे रहे हैं सैलरी आप। तो एक जो सरकार कर रहा है ना, हमेशा ये शिक्षकों को लेकर व्यवहार जो है कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। और यही कारण है कि RCP सिंह ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था कि हम लोग और हमारे जैसे हजारों साथी इसी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ के IAS बन गए। नीतीश बाबू ही पढ़ के आए और साइंस कॉलेज में पढ़े, इंजीनियर बने। समझिए कब की बात है, 70 के दशक 80 के दशक की बात हो रही है। उस समय जब पिछड़ा इतना होता था, स्कूल कम होता था, लेकिन जो गुरुजी उस समय होते थे, शिक्षक होते थे, उनमें इतना क्वालिटी होता था और इतना अच्छे से वो पढ़ाते थे कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज आप स्कूल को देख लें तो वही खिचड़ी के लिए, साइकिल के लिए, पोशाक के लिए, इसी पर ज़्यादा जोर रहता है। आज पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है 2-3 रहा है। मिड डे मील रहा है, फिर से आपको बता दें नियोजन व्यवस्था रहा है। जब शिक्षक ही असंतुष्ट रहेगा, उसका ही पेट नहीं भरेगा, तो फिर कैसे वो अपने काम में मन लगा सकता है? उसका सारा नाराजगी तो उसी में लगता होगा कि भाई हम पढ़ा रहे हैं इतना सब कुछ, हमारे ही स्कूल में जो पहले से नियमित हैं उनका सैलरी 70,000 80,000 है, उनसे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं, हमको मिल रहा है 20,000 25,000। फिर से नया जो आ जाएगा उनका क्या होगा? उनका देखिए कि जो पुराने वाले सीनियर टीचर हैं वो रहेंगे 30-35,000 पर, और जूनियर जो आएगा वो 40-50,000 रुपये महीना लेगा। तो ये तो बड़ा दुखदाई हुआ ना। आखिर जो शिक्षक बन रहे हैं उनका पहला प्रायोरिटी है भाई, उनको नौकरी चाहिए, उनको अपना जीवन यापन करना है, इसी के लिए वो शिक्षक कार्य में लगे हुए हैं। तो फिर वो कार्य कर भी रहे हैं, उनका पेट भी नहीं चल रहा है, घर भी नहीं चल पा रहा है, तो नाराजगी तो उसका आएगा ही। तो नीतीश बाबू ने जो पूरा शिक्षक का प्लानिंग जो किया, वो केवल किया कि पैसा कम देना पड़े और हमको पर्सनल जो है एकदम ओरिजिनल की तरह मिल जाए। जो शिक्षक जो हैं ओरिजिनल शिक्षक की तरह मिल जाए, उनसे हम एक्स्ट्रा काम भी करवा लें, लेकिन पैसा उतना ही दें। सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब शिक्षक ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो बच्चों के भविष्य का क्या? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई क्या, शिक्षा व्यवस्था क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात होती है बिहार में, वो कैसे हो पाएगी? देखिए ये है कि नीतीश कुमार लगभग 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कोई शिक्षा नीति नहीं आया बिहार में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 18 साल रहने के बाद भी इन्होंने एक शिक्षा नीति को नहीं लाया बिहार में, कि बिहार का शिक्षा नीति क्या रहेगा, कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, कैसे यहाँ के जो गरीब और सुदूर पिछड़े इलाकों के लड़के हैं उनको हम पढ़ाई लिखाई करा के कैसे आज हम उनको प्राइवेट स्कूलों के बराबर में हम लाएंगे, कैसे हम उसको अन्य राज्यों में जहाँ पर एक से एक संस्थाएं हैं वहाँ से कंपटीशन देने लायक हम कैसे बनाएंगे। आप देख लें UPSC का जितना रिजल्ट इस पिछली बार आया, लगभग 50-60 के आसपास लड़के बिहार से निकले, और मैंने लगभग
लड़कों का 40-50 के आसपास, मैंने सबका बैकग्राउंड देखा। सारे ने 7वां 8वां तक या मैट्रिक तक मैक्सिमम यहाँ से पढ़ाई किया था। मात्र एक ही उसमें कैंडिडेट लड़की थी जिसने वीमेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। बाकी सारे बिहार से बाहर से अपना इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन तो सब के सब किए हुए थे। समझिए क्या स्थिति है यहाँ पर। और पहले क्या था कि यही साइंस कॉलेज, आज देख लीजिए जितने भी अफसर हैं बिहार में जो 70 से 80 दशक में निकाले थे, सारे पटना यूनिवर्सिटी और बिहार से पढ़ पढ़ के निकाले थे। जबकि पहले इतना संसाधन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब वो निकाल लिए। और आज देखिए कि आज आपको आईएएस बनना है तो बिना दिल्ली गए हुए गुजारा ही नहीं है। बिहार के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। विश्वविद्यालय में मैं तो कितने शिक्षकों से सुनता हूँ जो +2 में हैं, हाई स्कूल में है, वो कहते हैं कि वे नीचे वाले कुछ पढ़ा के भेजते ही नहीं हैं। जो हम कॉमन यहाँ बात पढ़ाते हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो पूरे तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वो बड़ा ही संदेह, उसमें बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और जब तक शिक्षकों का आप चुनाव सही से नहीं करेंगे, 75-80 हज़ार आपके पास फर्जी शिक्षक बहाल है जिसका डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास ही नहीं है, वो क्या पढ़ाते होंगे। कितना वीडियो आता है जिसमें ये शिक्षक लोग नहीं कुछ लिख पाता है, जनवरी फरवरी, प्रिंसिपल का नाम, ये सब कुछ नहीं पता है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, नहीं पता है। वो क्या पढ़ाते होंगे। वही लोग निकले हैं जो कि भाई भतीजावाद पैसे देकर मुखिया के द्वारा बहाल किए गए हैं। तो उसका कौन भुगत रहा है। वो तो ये तो 3-4 पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। ये समझिए 2-3 पीढ़ी बर्बाद हो रहा है इसके चलते। तो एकदम सत्यानाश हो चुका है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सरकार यहाँ पर बिल्डिंग बनाने में ही केवल विश्वास करती है कि हमने स्कूल में बिल्डिंग बना दिया, स्कूल का साइकिल दे दिया, पोशाक दे दिया, बस यहीं पर अपना ये। और इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट देखते ही है कैसा होता है कि टॉपर का चुनाव के लिए 5-5 बार काउंसलिंग करना पड़ता है आपको, कि बाद में कहीं हमको फर्जी उसी तरह 2016-17 की तरह टॉपर न निकल जाए। समझिए किस तरह होता है। तो टॉपर का तो आप 10 बार देख लेते हैं, उनका सारा प्रोफाइल देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे लाखों छात्र जो हैं उनका क्या होता होगा, वही तो सबसे बड़ा प्रश्न है जानना ना। आपको पूरे बिहार से मतलब है ना। तो चल रहा है और इसी तरह अब नया दे दिए हैं, अब देखिए इस पर क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह किस प्रकार चौपट है। और सरकार जो है सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है, सब पढ़ें सब बढ़ें की बात करती है, साथ ही साथ शिक्षा पर बात करती है कि शिक्षा व्यवस्था हम ऐसे दुरुस्त करेंगे। बजट सेशन जब आता है तो बजट शिक्षा बजट लाया जाता है, उसमें तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, पर शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार, उनको समय पर सैलरी नहीं मिलना, वेतन नहीं मिलना। और जब शिक्षक ही नाखुश रहेंगे तो बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था किस प्रकार होगी। बिहार इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होगा ही। तो आप शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ बिहार में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार चौपट है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहना द बिहार टॉप। धन्यवाद।